दोस्तों नमस्कार। तो सबसे पहले आज का सेशन शुरू करते हैं, है ना? और इन चीज़ों से शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्याख्या दी है फंडामेंटल राइट को लेकर। और ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कभी फंडामेंटल या तो क्योंकि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो इशू बेस्ड भी ज़्यादा होती है, फैक्चुअल बेस्ड कम होती है। इशू बेस्ड जो बार-बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम है न्याय की व्याख्या करना, है ना? कि देश में कैसे तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कैसे चलना चाहिए। तो बेसिकली काम उसका यही है। फंडामेंटल राइट के बारे में सब लोग जानते होंगे, जो मौलिक अधिकार हैं हम लोगों के। तो सुप्रीम कोर्ट समय-समय पे उन पे व्याख्या देती रहती है। अभी-अभी जो नया सिनेरियो बना है और उसमें क्या हुआ, थोड़ी-सी छेड़खानी इस तरीके से हुई है कि भई सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो फुटपाथ पे चलने का अधिकार है, हम जब जाते हैं महानगरों में, बड़े-बड़े शहर हैं, बड़े-बड़े नगर हैं, महानगर हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है कि जब आप कहते हो कि जो फुटपाथ पे चलने का अधिकार है व्यक्ति का, को वो मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि फुटपाथ पे केवल सीमेंट की पट्टी भर नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सीमेंट की पट्टी भर नहीं है, जो बगल से वो बनी हुई हैं पट्टियाँ, वो सीमेंट से कल कंक्रीट की एक वो बिछाई गई लेयर नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति है उसके चलने में सुरक्षा और स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है वो। तो सुप्रीम कोर्ट जब इतनी भारी भरकम टिप्पणी करता है, तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें ये चीज रखी गई है क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। व्यक्ति का जो 21 है आर्टिकल, उसमें है व्यक्ति की लिबर्टी। और लिबर्टी जब हम कहते हैं, आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन। लेकिन 21 भी इफेक्ट हो रहा है और 19(1)(d) भी इफेक्ट हो रहा है इसमें। और दोनों चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिला जुला वो दिया है, जिसमें जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें ये व्याख्या दी गई है। उसमें कई तरह की चीजें हैं, जिसमें राइट टू हेल्थ एंड मेडिसिन है ना? राइट टू लाइवहुड है, जिसमें जिंदगी जीने का अधिकार भी शामिल है। और राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड, इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने 21 में डाला है। और उसी के तहत उन्होंने व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने बताया है ना, कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, वो 21 में आता है। और उन्होंने उस तरीके से वहां से लिया है कि ये 21 को मतलब वायलेट करता है अगर कोई जो पट्टी है लोगों के चलने की, उसमें बाधा उत्पन्न करता है या कोई चीज करता है। इससे आप देखेंगे कि शहरों में जो कई कई बार क्या होता है, एनक्रोचमेंट कर लेते हैं लोग। आपने देखा होगा, गाड़ियां लगा लेंगे, उसके सामने जो पट्टी जा रही है उसके सामने कुछ गमला अमला रख देंगे। तो ये सारी चीजों को सीरियसली लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर आपके सामने, आपकी पट्टी के सामने कोई कुछ रख दे रहा है, कोई आपके चलने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और इससे आप देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे पूरे महानगरों की जो है दशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। अब ये प्रशासन का मतलब ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी कि भाई आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं उनके हनन ना हो। इसलिए ये जरूरी है कि वो जो सड़कें हैं, वो जो फुटपाथ हैं, वो एकदम फ्री रहें, लोगों की मूवमेंट उन पर कोई बाधा उत्पन्न किसी तरह से कोई ना कर पाए। बात समझे? तो इससे महानगरों में जो इंक्रोचमेंट है उसमें भी बहुत सी चीजें आएंगी, कई चीजों में तब्दीलियां आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड होंगे कि लोग उसके हिसाब से काम करें। जब सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरीके की व्याख्या देती है तो देश में उसका एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज है कि भाई ये जो चीज है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फुटपाथ पर पैदल चलना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है, इससे क्या प्रभाव भविष्य में आने वाले हैं। तो आप इस चीज को इस तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या प्रभाव बनेंगे, क्या क्या चीजों में वो आएगी, क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे, शहरों की दशा और का नाम से दिशा दोनों किस तरीके से बदलेंगी। और इस तरीके से उसमें हम वो कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेंगे तो मैं उनको आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? अब इससे क्या होगा, उन्होंने कहा है कि ये फंडामेंटल का, ये न्यायालय में जो चलने का अधिकार है। अब आपकी जो हेल्थ है, अब हेल्थ में क्या क्या है, जैसे आपका क्लीन वाटर है, क्लीन एयर है, ये आपके फंडामेंटल राइट ने पिछली बार उन्होंने व्याख्या करी थी दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके कि आदमी को
का नाम से शुद्ध जल और शुद्ध हवा, ये उसका मौलिक अधिकार है। वो बात अलग है कि AQI जो दिल्ली का है वो आज भी उसी तरीके से चल रहा है, हम कई चीजों में वो चीजें, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें ठीक नहीं है। मतलब अगर उनको देखा जाए तो वो चीजें फंडामेंटली तो व्याख्या वो कर रहे हैं कि अच्छा पानी, अच्छी हवा ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, पर वो ग्राउंड रियलिटी पे अभी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। यानी हम संविधान के तौर पर, हम अपनी व्यवस्था के तौर पर ये मानते हैं, जो हम में गलतियां हैं उन चीज को हम इंगित करते हैं और उस चीज को बनाते हैं कि भाई ये चीज गलत है, इसको सही करने की जिम्मेवारी हमारी है। बात ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका महत्व क्या है। ये जो है इसमें जो दे रहे हैं कि यह निर्णय शहरी नियोजन में, ये जो निर्णय है ये शहरी नियोजन में किस तरीके से काम देगा, ये बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता को जोर देता है। कई जगह हम ये देखते हैं कि शहरों में पट्टियां ही नहीं बनी है। कई जगह हम ये देखते हैं कि साहब कोई दिल्ली, मतलब दिल्ली में अगर दिल्ली का उदाहरण ले लें तो दिल्ली जल बोर्ड का काम लगा है, उन्होंने पता चला कि वहां मिट्टी डाल डाल दी। अब वो आप ये चीज अपील लेके जा सकते हो कि साहब हम जहां फुटपाथ पे चल रहे हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसका वायलेट इस तरीके से हो रहा है कि वहां मिट्टी डाल दी दिल्ली जल निगम ने। हो सकता है उन्हें पेनल्टी भी लगा दे, उसे बहुत तरीके से हड़काया भी जाता है, कई तरीके के काम है। लेकिन जब आप इस चीज को फंडामेंटली किसी चीज को जोड़ दे देते हो कि साहब ये फंडामेंटल राइट है आपका, तब फिर सब चीजें उस हिसाब से काम नहीं करेंगी। आपके अधिकारों की रक्षा करना भी प्रशासन का काम है। तो प्रशासन जब भी कोई इस तरीके की कार्रवाई करेगा वो सबसे पहले ये देख लेगा। और फंडामेंटल राइट के मामले में तो मैं बताऊं आपको, न्यायालय इतना सख्त होता है कि आपको ना ये पता लग जाए कि ये चीज में आपका ना फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ है, वो फिर बहुत तरीके से क्लास लगाते हैं अगले की, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले चीज तो जो है वो जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बदलाव की ओर बहुत ज्यादा इंगित होगा। बहुत जल्दी वो कहेंगे कि भाई इस तरीके से शहर डिजाइन होना चाहिए जिसमें लोगों के फुटपाथ पर चलने की जो व्यवस्था है उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, जो मैंने आपको बताई है। पैदल चलना सबसे मूलभूत और पर्यावरण हितैषी परिवहन है। इस चीज पे भी बहुत ज्यादा होगा कि जब आप इस तरीके के निर्णय लोगे तो होगा क्या कि लोग पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और पैदल चलने से क्या होगा कि आपकी हेल्थ पे अच्छे बेनिफिट निकल के आएंगे। क्योंकि आजकल जहां पर शहरों में आप जो वाहन हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, तब हम आधा किलोमीटर जाते हैं। हमारे सिविक सेंस जो है इंडिया के एक नागरिक के तौर पर क्या है, हम अगर 200 मीटर भी जा रहे हैं तो वहां पर टू व्हीलर निकाल लेते हैं। आप उसका ये नहीं समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक लॉस तो है ही कि आप उसको पेट्रोल जला रहे हैं, एक लॉस ये भी है कि हम पर्यावरण में उसका धुआं फैला रहे हैं, जिससे हम जो का नाम से एयर पोल्यूशन को खतरा बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम उससे ध्वनि निकलने से ध्वनि प्रदूषण को खतरा बढ़ा रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें यह करना चाहिए कम से कम कि हमें अगर 100-200 मीटर है तो कम से कम पैदल जा सकते हैं। अगर हमारे पास समय है तो साइकिल से जा सकते हैं, हम साइकिल से वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस है तो उसको कोशिश करना है कि इसको ये भी एक बहुत बड़ी बात है मूलभूत के आपके स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस निर्णय से आपके स्वास्थ्य को बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप प्रोत्साहित करते हैं कि साहब पैदल चलिए, इससे आपके स्वास्थ्य में कुछ मूलभूत चीजें बदलाव की ओर आती हैं, और वो है कि भाई बहुत से बेनिफिट उसके मिलते हैं हमें स्वास्थ्य पे वॉकिंग करने से। अब इसके बाद दो चीजें तो हो गई। अब फुटपाथ क्या होता है, सुरक्षित होता है। भारत में आज भी मैं बता दूं, ये दुर्भाग्य से बताना पड़ रहा है, एक रिपोर्ट है कि हमारे यहाँ जितनी मौतें कोरोना में नहीं हुई उससे ज्यादा मौतें हर साल एक्सीडेंट में इंडिया में लोगों की सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त होकर मौतें होती हैं। तो इससे ये भी बहुत बड़ा वो होगा कि चूंकि फुटपाथ क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं, उनमें पिलर लगा दिए जाते हैं बगल से, तो उसमें कोई वाहन आहन एंट्री ना कर पाए, केवल लोग पैदल ही जा सकें। तो उससे क्या है कि आपकी सुरक्षा भी मेंटेन हो रही है कि साफ सुरक्षित अगर फुटपाथ है उस पर आप चल रहे हो तो आपको सुरक्षा से लेकर आपकी जान को लेकर कोई खतरा नहीं है। उस पर भी इस पे बहुत बड़ा बल मिलता है, यानी कि हमारी जो डेथ रेशियो है सड़क पर उसमें भी कमी आएगी। बात ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है कि शहरों में जो है वो कारों को और मोटरसाइकिल या जो फोर व्हीलर्स हैं या टू व्हीलर्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है, और हमारी जो फुटपाथ है या हमारे जो पैदल चलने की चीजें हैं
वो गतिविधियों को हम सेकेंडरी मानते हैं। इस चीज पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस प्रोत्साहन से एक चीज होगी कि लोग 100-200 मीटर 300 मीटर पैदल चलना चालू करेंगे। और अगर उन्हें मान लो कि फुटपाथ क्लियर मिलेंगे, उन पे अच्छे पेड़ एड़ लगे मिलते हैं, कई जगह आप दिल्ली में देख लेते हो, उससे क्या होगा कि आदमी आराम से चलता जाता है। तो इससे क्या होगा, आपके कारों को और उनको प्रोत्साहन थोड़ा कम मिलेगा, जिससे कि पॉल्यूशन में भी डिक्रीज आएंगे, जिससे कि आपका ध्वनि प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, कई तरह के प्रदूषण है जिनमें कमी आएगी और चीजें हमारा जो शहर है वो एक अच्छा शहर उसकी ओर अग्रसर होगा। बात ठीक है। तीसरी चीज है कि यह निर्णय समावेशी, न्यायसंगत और मानवीय शहरों के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। क्या चीजें हैं ये चीज क्यों महत्वपूर्ण हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी हम बात करते हैं, हम हर चीज में कहते हैं कि साहब यूरोप हमसे देखो इतने साल आगे है। सिविक सेंस की भी तो बात करो, है करना है कि नहीं करना है? उनके सिविक सेंस की बात करो, उनके लाइफ स्टाइल की बात करो। मैं एक देख रहा था, एक वीडियो में, यूरोप का कोई देश था, उसमें आपको बताऊं एक कोई लीडर थे, उन्होंने जब सत्ता का हस्तांतरण किया, जैसे हमारे यहाँ होता चुनाव हार जाते हैं तो फिर सत्ता का हस्तांतरण कराते हैं, अब ऐसे नहीं होता। अब उनके सिविक सेंस देखो, हमारे सिविक सेंस देखो। बंगाल में हमने सत्ता परिवर्तन करी तो कत्लेआम मचा दिया। ये चीजें हमें नहीं करनी है। एक नागरिक के तौर पर कम से कम हम तो इस चीज का विरोध करेंगे, और जब हम विरोध करते हैं तो एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बनता है, जिन चीजों की पूछ हो जाती है, जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान होने लगता है, वहां शिक्षा को बढ़ावा ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। जो हमारे सिविक सेंस इस तरीके से डेवलप हों कि जैसे हम शहरों में ग्रीनरी की बात करें, है ना, क्लीननेस की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो इस तरीके के जो मोटिव हैं, इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं, जब आदमी लेता है एक व्यक्ति के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर। आप क्यों जा रहे हो उस सर्विसेज में? आप जब यूपीएससी में जाते हो, आप जब पीसीएस में जा रहे हो, तो एक जिम्मेदार नागरिक बन के ही तो जा रहे हो। और जब इन चीजों में आप जाते हो, एनरोल करते हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि ये सारी चीजें जब आप दिखाएंगे, आपसे पूछा जाए, अगर उसमें आ गया कि भाई पैदल चलने का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि वो आदमी का मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है। और जब भी आपको मैं बताऊं, मैं आपको इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे कोई क्वेश्चन लिखें, जब आपको कोई ऐसी चीज लिखती है फ्रेमिंग में, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पैदल चलने का अधिकार भी एक आदमी का मौलिक अधिकार है, तो ये उन फ्रेमिंग में जब आप फ्रेम करते हो कोई चीज, अब मैं ये स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा कि किस जगह होगा, ना ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन में इसकी इंप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, उस चीज पे हम जोर देंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बात ठीक है? तो ये चीजें समझ में आ रही ना, ये आपकी जीवन प्रत्याशा में लाभ करेंगी, आपके स्वास्थ्य लाभवर्धक भी हैं चीजें। ये ऐसे निर्णय बहुत जरूरी होते हैं एक समाज के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर। जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोमोटो एक्शन में आकर ये सारी चीजें करता है, तो इससे थोड़ा सा हमें भी अपने आप में लगता है कि नहीं, देश में कुछ ठीक ठाक भी चल रहा है। बात समझे? अपन लोगों को बहुत आशावादी बन के रहना है। निराशावादी बनते बनते जिंदगी खत्म हो जाएगी, खप जाएगी। कोई मतलब देश में अच्छा क्या चल रहा है उस चीज को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इंगित करें। आर्टिकल 19 में इसमें इसका जिक्र है, आर्टिकल 19(1)(d) में, चूंकि आर्टिकल 19(1)(d) जो है ना, तो उन चीजों को अपन देखेंगे और उस चीज को अपन करने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है। मैं एक बार देख लेता हूं आपका, है ना। अब आर्टिकल 19(1)(d) जो है वो इसमें इसलिए भी मेंशन कर दिया है क्योंकि आदमी की जो है वो स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि आदमी पूरा, आर्टिकल 19 में एक जिक्र है राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन का तो है ही, उसमें एक ये भी जिक्र आता है आर्टिकल 19(1)(d) में कि आदमी भारत की टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकता है जहां तक भारत का प्रशासन, भारत का शासन लागू होता है,
उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी डाली गई हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये चीजें हैं कि यहां तक व्यक्ति मूव कर सकता है। मूव करने का अधिकार यानी कि उसके चलने का अधिकार व्यक्ति का जो है फंडामेंटल राइट है, और ये 19 में मेंशन है, आर्टिकल 19 में। बात ठीक है। अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी हैं, आर्टिकल 19 में ही रिस्ट्रिक्शन भी हैं। आप किन किन जगहों पे नहीं जा सकते हो, सार्वजनिक जगहों पे आप जा सकते हो। कई जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मान लो डिफेंस का कोई ऐसा सर्किल है, कोई ऐसा सर्किट बन रहा है कि जहां पर आदमी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, वो नेशनल जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसको खतरा पैदा कर सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लगाम लगा देते हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ताकि हर चीजों को हर जगह ना परोसा जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीजें हमारे एंड से अपन को गारंटी मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो फंडामेंटल राइट कैसे मिलते हैं ये पता है आप लोगों को? तो फंडामेंटल राइट केवल जो भारत में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, उनको, जो भारत के नागरिक हैं, उनको ही मिलता है। विदेशी व्यक्ति को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है। ये बेसिक पता होना चाहिए आप लोगों को। ये बेसिक आप लोगों के अंदर, कई वनडे एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं, ये स्टैंडर्ड वनडे एग्जाम का नहीं है, नहीं तो मैं उस हिसाब से खोल के बताता आपको। तो जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको फंडामेंटल राइट की व्यवस्था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में नहीं करी गई है। बात ठीक है? आगे चलते हैं, है ना? ओके। एक और चीज इसमें जो हम मेंशन करना चाह रहे थे, जो दूसरा टॉपिक हमारा है, कि अभी ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ हमारे भारत में, और हमारे देश की सबसे क्लीन सिटी जो है, जिसको बोला जाता है इंदौर बोला जाता है, इंदौर में ये अभी संपन्न हुआ है ये कार्यक्रम। और कौन लोग थे इसमें? ब्रिक्स के जो कृषि मंत्री थे, जो कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, वो हमारे इंदौर में हुआ, और उसको इंदौर घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोगों ने प्रेषित भी किया है। इसकी मोटी मोटी बातें अपन समझ लेते हैं। स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्यों ये ज्यादा चर्चाओं में है, और इसके पीछे की भूमिका समझ लेते हैं कि ब्रिक्स को हम इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। क्वाड की भी मीटिंग हुई थी, क्वाड को हम उतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्वाड की रिलेवेंस बहुत कम है दोस्त। क्वाड का पूरा फॉर्मेशन ही इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट के आधार पे बना था। यूएस ने पिछले वीक इंडो पैसिफिक में से इंडो शब्द को हटा दिया है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे थे, उन्हीं के और शिंजो आबे जो बहुत विजनरी लीडर थे जापान के, उनके प्रयासों से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नया मोहरा और अमली जामा पहनाया गया था कि ये जो समुद्र है, तो समुद्री क्षेत्र है हमारा, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला के एक इंडो पैसिफिक नाम का कॉन्सेप्ट निकल के आया था, जिसके चारों तरफ क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था। और क्वाड का फॉर्मेशन जो था वो 4 देशों ने मिलकर किया था। उसके फाउंडर मेंबर जो थे वो 4 ही देश हैं, उनमें से एक यूएसए है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इन चारों देशों ने मिलकर, 4 देशों ने क्वाड का फॉर्मेशन किया। और उसका जो थीम निकल के आया वो किसके बेस में था? अगर कोई पूछे इस तरीके का, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, क्योंकि अभी अभी ये घटना हुई है, तो मुझे इसलिए उसका रेफरेंस जरूरी है देना कि क्वाड में चूंकि इंडो पैसिफिक का पूरा जन्म ही, मतलब क्वाड का इंडो पैसिफिक के चारों तरफ हुआ, और जब इंडो पैसिफिक में से इंडो ही शब्द हटा दिया, जिसको ऐड किया गया था, इंटेंशनली हमने ऐड किया 4 देशों ने मिलके, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन, जो हमारा इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, दोनों को मिलाकर यहां पर कोई भी गतिविधि होगी, उनमें ये 4 देश बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका और उसे ऑपरेशन करने का एक मतलब तरीके से कि कोई दिक्कत ना हो। और किसको काउंटर कर रहा था? ये काउंटर ही चाइना को कर रहा था। और चाइना किस चीज का मेंबर है? ब्रिक्स का मेंबर है। इससे आप जियो इक्वेशन समझ रहे होंगे कि यहां ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट एक्सपेंड कर रहा है, और क्वाड का जो का नाम से कॉन्सेप्ट है वो श्रिंक करता जा रहा है। तो इससे ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल के जो दिनों में, पिछले 1 साल से 6 महीने या कोरोना के बाद से ही मैं मानता हूं
जो मिसमैनेजमेंट किया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें जो आग में घी का काम कर दिया है, यूएसए की छवि कई सालों पीछे चली गई है। बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा डेंट लगा है उनके कंट्री की छवि पे। उसको भर पाना बहुत मुश्किल है अभी इस समय आसपास की जो समय प्रणाली चल रही है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि यहां पर इंदौर में जब यहां ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसमें इंदौर घोषणा पत्र निकल के आया, तो इससे इंपोर्टेंस क्या बढ़ जाती है, इसमें क्या चीजें, क्योंकि हम इन ग्रुपों को क्यों पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैंने बोला था कि मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा, मैं वो बॉडीज पढ़ाऊंगा जो कोई भी मूवमेंट या कोई भी इवेंट ऐसा घटित हो रहा है, इससे क्या निकल के आता है, क्योंकि इससे ये चीजें निकल के आती हैं कि इंपोर्टेंस इस एग्जाम की आपके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि उन इशुओं के बेस पे ज्यादा रहेगी कि भाई देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे देश के लिए क्या फॉर्मेशन, क्या चीजों की इक्वेशन, किस तरीके से एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे आपसे पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब भी पता होना चाहिए। और जब आप किसी भी क्वेश्चन का, मैं बार बार कहता हूं, फ्रेमिंग करेंगे, तो इन सब चीजों का मेंशन बार बार करना है आपको। जहां आपको लगे कि यहां जा सकती हैं चीजें, वहीं डाल देना। बात ठीक है। इसकी थीम क्या थी? लचीलापन, नवाचार। लचीलापन, नवाचार, इनोवेशन कोई भी जो होगा वो फ्लेक्सिबल इनोवेशन के ऊपर बेस्ड होगा। दूसरी बात, सहयोग होगा और स्थिरता के लिए काम करेंगे। जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में बढ़ी है, चाहे वो ईरान यूएसए वार, इजराइल वॉर चल रही हो, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर अभी तक 3-4 साल होने जा रहे हैं, खत्म नहीं हुई हो, उन सब चीजों को देखते हुए जब भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस अस्थिर जगत में स्थिरता लाने के लिए सभी को प्रतिबद्धता होकर प्रयास करने चाहिए, तब इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है कि साहब यहां पर हो क्या रहा है, कि साहब स्थिरता के ऊपर बहुत ज्यादा अभी बातचीत हुई है इस पूरे इवेंट में, और बहुत जरूरी है। भारत के नजरिए से दुनिया में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक फेज से, हम जिस डेवलपमेंट से होकर गुजर रहे हैं, अगर यहां पर स्थिरता आ जाती है तो भारत की ग्रोथ इंजन जो है वो 7-8% से ज्यादा का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ देगा दुनिया को, जो कि दुनिया के लिए भी ठीक है और इंडिया के लिए भी गोल्डन पीरियड के समान था। लेकिन अगर ये सारी चीजें ऐसी ही घटती नहीं तो फिर भारत को बहुत ज्यादा बैकलेस फेस करना पड़ेगा। और इस चीज को तुम भी जानते हो कि दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई दिक्कत आ रही है, भले ही वहां इंडिया एज अ पार्टी नहीं है, पर एज अ पार्टनर इंडिया वहां से बच नहीं सकता, क्योंकि हमारे ट्रेड का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्हीं रूटों से होता है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या स्टेट ऑफ मलक्का हो। बात समझ में आ रही है ना? इंडिया ने तो एक बार वो बनाया था, सोलर पैनल का बहुत तगड़ा प्लान बनाया था कि वन सोलर वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट इंडिया लेके आएगा, है ना। एक सोलर अलायंस बनाया था इंडिया ने, जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाए थे। यूएसए उससे पुल आउट कर जाता है। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट का सपना था, मोदी जी ने अच्छा खासा वो बना के और बेचने की कोशिश थी, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना, कि दुनिया में कभी भी एनर्जी क्राइसिस ना हो, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेंगे और दुनिया को उसके बदले में एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बात समझे? तो वो कॉन्सेप्ट फ्लॉप हुआ, लेकिन हम जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब इससे क्या क्या चीजें समझ में आई आपको? एग्रो इकोलॉजी और पुनियोजी कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीओई, का एक गठन हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई हमारी? और डिजिटल कृषि पर नेटवर्किंग, जैसे इससे क्या होगा, वेदरिंग के लिए बातचीत होगी कि साहब वेदर क्या है। अब वेदर ऐसा थोड़ा है नहीं, इंडिया पाकिस्तान का भी कनेक्टेड वेदर है। अब जो चीज इंडिया में होगी वो पाकिस्तान में भी उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होगी वेदर के तौर पे। अब मान लो कि अब वो बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है दुनिया का, है ना, वो केवल इंडिया में थोड़ी फील किया जा रहा है। यूरोप में भी दबा गर्मी चल रही है इस समय, और हम तो फिर भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे कि साहब हमारे यहाँ 40-50 डिग्री तक का नाम से हो जाता है टेम्परेचर, तो हमने उस हिसाब से अपनी सड़कें बिल्ड कर ली थी। यूरोप की इसकी आदत थी नहीं। अब चूंकि वहां पर भी भयंकर टाइप की गर्मी चलती है, एवरेज टेम्परेचर 30 रहता है वहां, जहां कभी
20-25 पहुंच जाए तो बड़ी बड़ी हो जाती थी, न्यूज बन जाती थी कि साहब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो वहां एवरेज रह रहा है 30 डिग्री। तो उनकी सड़कें इस चीज को मतलब प्रिपेयर्ड है नहीं, उनकी सड़कें, तो वो क्या हो रही, पिघलने लग रही हैं। तो जब हम कहते हैं कि इस तरीके के हम जब कॉन्सेप्ट लाते हैं बीज प्रणालियों में, चाहे वो जेनेटिक बीज हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर भी बातचीत हुई है ना, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के बीच में। अब चूंकि समझना ये पड़ेगा कि ये सम्मेलन किस चीज का है, तो कृषि मंत्रियों का है, तो कृषि से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पोर्शन है आपके प्री और मेंस दोनों में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि हर जगह जब भी कोई इवेंट होता है, और खासतौर से जब इंडिया उस चीज को होस्ट कर रहा हो, तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने की संभावना आपकी हो जाती है। और क्वेश्चन बनने से पहले आपको इन चीजों का अगर पता है ना, तो आप उन्हें किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हैं कि साहब वहां पर बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच पर बातचीत हुई है। भारत को इस चीज पे लिए तो बहुत ट्रोल करते हैं कि साहब तुम्हारे यहाँ सब्सिडी बहुत है, तुम्हारे यहाँ पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डाला जाता है। अभी जापान ने हमारे आमों को लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनकी लिबर्टी के हिसाब से, वो उनके पैरामीटर के हिसाब से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा साहब बहुत पेस्टिसाइड मिलते हैं, कार्बाइड का बहुत उपयोग हो रहा है आपके यहाँ, कि ये चीज हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। भारत की कृषि के डेंट से हमें बचना चाहिए, हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है मैंगो का दुनिया में। और जब इस तरीके के देश हमें हमारे सहयोगी मानते हैं हम जापान को, लेकिन यहाँ बात उनकी नहीं है। जब हम ही गलत है, हमारा सिक्का ही खोटा है, तो हम उन पर क्या दोष दे सकते हैं? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इन चीजों से हमें बीज प्रणालियों पे बातचीत हुई है, इस घोषणा पत्र से जो निकल के आया है। ब्रिक्स एग्रीन फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। इस फ्रेमवर्क में क्या क्या है, वो चीजें आपको एक बार डिटेलिंग पढ़ लेनी है। मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि ब्रिक्स एग्रीन फ्रेमवर्क एक तैयार हुआ। इसमें क्या है, कृषि अनुसंधान होंगे, इनोवेशन होंगे, ज्ञान और साझाकरण और क्षमता निर्माण के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीजों में होगा। मान लो कि कोई भी चीज अमेरिका में हो रही है, उसको इंडिया में लाना है। जैसे हमारे यहाँ क्राफ्टिंग वगैरह होती है ना, अवाकाडो अब हमारे यहाँ भी फेमस हो रहा है धीमे धीमे। वेस्ट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो बिक रहा है, वो कहते हैं अवाकाडो खाओ, बहुत अच्छी चीज है, पर बहुत महंगा आता है यार। मैंने लिया, मैंने बहुत साल मतलब खाया उसको, तो मुझे समझ में आया कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है खाली कॉन्सेप्ट बिक रहा है, जबकि वो जो उसमें प्रोडक्ट में जो चीजें दी जाती हैं, उससे ज्यादा चीजें हमें नारियल से मिल जाती हैं। लेकिन नारियल चूंकि देसी चीज है, और हम ठहरे वो फॉलो तो हमें करना है, तो हमने ये सोचने की कोशिश करी है कि भाई हमारे इसमें, अब हमारे जो, जैसे अपन कहते हैं ना हम इस क्षेत्र से आते हैं, वो नेचर डिसाइड कर लेती है कि अगर गर्मी है तो वाटरमेलन पानी से ज्यादा बने हुए फल हमें खुद ही नेचुरल तरीके से मिलने लगते हैं, है ना। जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और कई चीजें, आम हो गया, उसमें भी रस होता है। तो रसीले फल हमें कब मिलते हैं? गर्मी के समय में मिलते हैं। बात ठीक है ना। तो नेचर अपने हिसाब से व्यवस्था करती रहती है, हमें उन चीजों को भी वो देना है ना। और इसमें क्या है, डिजिटल कृषि पर नेटवर्किंग में क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकी में डेटा, एआई और नवाचार का, एआई का उपयोग भी अब कृषि में होगा। इस फ्रेमवर्क से ये चीजें निकल के आई हैं। और ब्रिक्स छोटा ग्रुप नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रियों को ग्रुप है। जब बहुत सारे कृषि मंत्री बैठते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं, तो ये अपने आप में ये मान ली जाए कि ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है कृषि के क्षेत्र में। बात ठीक है। और प्रमुख बातें इस चीज की कि खाद्य सुरक्षा पे जिस तरीके से संकट चल रहा है देश भर में, देखो आप, यूक्रेन इतना बड़ा एक्सपोर्टर था अनाज वगैरह का, वहां पे उन्होंने गोला वोला बरसाना चालू कर दिया। अब हैंड तो उतनी ही है, देश में नागरिक बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो उनकी खाद्य सुरक्षा का ध्यान कैसे रखा जाए, उस पर भी बातचीत हुई है कि भाई ऐसा अगर भविष्य में कोई ऐसा युद्ध होता है, कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, देश की कृषि के ऊपर इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर कल के दिन कोई बड़ी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो इस देश में भुखमरी के आसार बनना, बिल्कुल आप मान ली कगार मुहाने पे खड़े हैं हम उन चीजों के। तो इस चीज से कैसे निपटा जाए, खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। पोषण की सुरक्षा, बच्चों में कौन कौन सी चीजें किस तरीके के से क्रॉप, जैसे अपन लोग कोई भी चीज, अब हमारे यहाँ क्या होता, जैसे अंग्रेजों के जमाने में वो एक नील की खेती होती थी, तो आप वो प्रॉफिटेबल थी, तो नील की खेती हो रही थी। उस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। मिलेट ईयर पिछले उसमें मनाया गया था कि भाई मिलेट्स का क्या काम है, आपकी बॉडी में पोषण को भरपूर रखता है वो।
है ना? तो पोषण पे भी, पोषण युक्त कृषि पर किस तरीके से हम कन्वर्ट हों, किस तरीके से चीज़ों को लाएँ। ट्रेडिशनल कृषि में पहले बहुत पोषण होता था। आजकल वो लोग बताते हैं कि साहब वो जेनेटिक तरीके से खेती एक तो जेनेटिक तरीके से हो रही है ना? उसमें भी पेस्टिसाइड्स और कई तरह के केमिकल मिले होते हैं। अब पोषण के साथ तो वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है ना? और बॉडी वैसे ही चीज़ों को वो नहीं हो पा रही है, अवशोषित नहीं कर पा रही है। जलवायु अनुकूलन कृषि, अब मान लो कि बुंदेलखंड है आपका, सूखा क्षेत्र है, वहाँ अगर हम कृषि कर रहे हैं कौन-सी धान की, एक तो ऑलरेडी वो क्षेत्र बेचारा पानी से परेशान है, ऊपर से दिन भर पानी वाली फसल हम कर देते हैं। कितना बड़ा इनोवेशन किया हमने फ़ायदे के चक्कर में, तो वो भी उस चीज़ का भी इसमें इस चीज़ में मेंशन किया गया है कि जो चीज़ जिस रीजन के लिए उपयुक्त है, हमें वहाँ करना पड़ेगी। अब राजस्थान के लिए अगर बाजरा उपयुक्त हो, तो बाजरा की खेती वहाँ ठीक है। अगर वहाँ हम धान की खेती कर देंगे, तो एक तो पानी वैसे ही नहीं है, ऊपर से और दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत हुई है। बात ठीक है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? तीसरी चीज़ यहाँ पर खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना। खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने का मतलब समझ रहे हो आप? कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कोल्ड स्टोरेज है, अभी पानी ट्रेन वगैरह का जो संचलन हुआ, उसमें भी कोशिश करी गई कि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो सीधा वो का नाम से प्रोसेस्ड फूड निकल रहा है, अगर उसमें ज़रूरत है, जैसे कि दूध वगैरह का भी आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए। दूध भी का नाम से आपका कैसे आता है? बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बर्फ के उसमें रख के आता है, ढक के आता है। तो ये क्या है? ये प्रणालियों को विकसित करने का एक तरीका ही तो है कि लोगों तक बिना खराब हुए चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएँ, उसके लिए क्या ज़रूरी है? कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज क्या-क्या काम करते हैं? कोल्ड स्टोरेज ये काम थोड़ी करते हैं कि खाली उसमें आलू रख दो और साहब वो कर नहीं। एक गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया था टॉप करके। इसमें टमाटर, ओनियन और प्याज करके हैं, इसमें भी बहुत उसमें काम किया गया था और बहुत साल पहले होता क्या था कि सीज़न पे का नाम से टमाटर बहुत सस्ते हो जाते थे और फिर एकाएक कम से कम को ₹100 किलो हो जाएँ। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए या उस मुसीबत से हल निकालने के लिए अब ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। सीखना क्या है कि भाई अगर हमारे पास कोई समस्या आ रही है, मान लो हम ये मानते हैं कि कोई भी समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है वो आपसे अपेक्षा की जाती है। वो हल्ला करने की अपेक्षा नहीं की जाती है आपसे। आप विद्यार्थी हो, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, आपसे इस बात की अपेक्षा बहुत ज्यादा रखी जाती है कि आखिर ये जो पूरे सिस्टम में कोई अगर लूपहोल आ रहा है, तो उस सिस्टम के लूपहोल को दूर करते हुए हम क्या चीजें ऐसी रखें कि हम अपने संसाधनों में रहकर इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके और इस समस्या का समाधान, है ना? तो अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन रहे हैं तो भाई दिक्कत है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा इस एग्जाम को कंडक्ट और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं अब, है ना? ओवरऑल तो इसमें यही है। और आगे चलते हैं दूसरे में। अब इसमें क्या है? हाँ, एक चीज ये है, कई बार आप देखना आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीजें होती हैं, है ना? कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्या है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये जनजाति अभी ज़्यादा न्यूज़ में रही है। न्यूज़ में क्यों रही है? तीसरा टॉपिक हमारा यही है ना? इसकी मुख्य निवास कहाँ पर है? उड़ीसा, है ना? कालाहांडी जिले में है और ये इसको डोंगरिया कोंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डोंगरिया पहाड़ी जो है उड़ीसा में, उन पहाड़ियों में निवास करती है। बात ठीक है? कोई भी अगर कोई चीज़ है तो वहाँ कोशिश ये होती है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर भी कई जनजातियाँ हैं, है ना? जयंतीय जनजाति है, खासी जनजाति है, गारो जनजाति है। तो ये सारी जनजातियाँ कोशिश ये रहती हैं कि जो रीजनल चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ी का नाम ही है, उसके आधार पे कई चीज़ें हैं, है ना? तो मेजरली उन्हीं से नाम लिए जाते हैं जो आप ये देख रहे हो। तो ये कोंदरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोंदरिया कौन जो है वो कोंदरिया एक पहाड़ी है, उसके आस-पास में निवास करती है, इसलिए इसको कोंदरिया जनजाति बोलते हैं। इसकी विशेषता है कि विशेष रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर जनजाति है ना? कैसी जनजाति है? कमज़ोर जनजाति है, जो कि
पीबीटीजी में आती है। पीबीटीजी में एक और जनजाति आती है, आपको उसका जो नाम है और वो उस कहाँ से आती है पैसिफिक, उसका आपको सर्च करके एक बार हमें मेंशन करना है कमेंट में कि वो और कौन सी जनजाति है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है इस समय। और न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ना। तो जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है, कई यहाँ से सेलिब्रिटी जा रहे हैं, फोटो वोटो ले रहे हैं, कई राजनेता भी जा रहे हैं, अपने अपनी राजनीति चमकाने का काम है उनका। वहां पर सरकार ये कह रही है लाखों करोड़ों पेड़ कटने की भी वो अप्रूवल मिला हुआ है उनको, और वो इसलिए भी मिला हुआ है कि वहां पर माना जा रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो उस जगह की है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है हमारे डिफेंस को लेकर, हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये चीज भी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी है कि भाई इनको संरक्षित क्षेत्र है, उस संरक्षित क्षेत्र में हम इनको वो भी नहीं करना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे हैं। और दोनों के बीच में विकास और विनाश के बीच की जो रेखा है ना, उसको हमें भेदना है। मध्यम मार्ग निकाल के चीजों को आगे निकालना जाता है, विकास भी ना रुके और विनाश भी ना हो जाए, हमें इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इसकी कहाँ पे है, ये कालाहांडी जिले में है, रायगढ़ के, है ना। पहली चीज तो ये है, ये विशेष रूप से बहुत ज्यादा कमजोर जनजाति है, इसकी विशेषता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है ना। और डोंगरिया नाम इसका डोंगर पहाड़ी की, जो मैंने बोला आपसे कि डोंगर पहाड़ी है वहां पर ये निवास करती है, इसलिए इसका डोंगरिया नाम है। ये खुद को क्या कहते हैं, झरनिया, यानी झरनों के रक्षक बोलते हैं, इसीलिए तो इनकी बहुत महत्ता है। जंगलों को बचाने में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। आप ये जो सांस ले पा रहे हैं, हम ये जो बहुत स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं, इसमें दोस्त इन लोगों का बहुत मेजर रोल होता है। इसलिए इनकी बहुत इज्जत किया करो, अपने से आगे रखा करो। आप बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं हैं, सुपीरियर ये लोग हैं जो अपने पर्वतों को, अपने पेड़ों को, अपने झरनों को, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको इकट्ठा कर कर उनमें जीवन यापन भी करते हैं और उसको संरक्षण देने का काम भी करते हैं। बात समझ में आई? दो चीजें, क्योंकि ये खुद को क्या कहते हैं, झरनिया। झरनिया का मतलब क्या था, झरनों का रक्षक। बात ठीक है। तो ये चीजें इसमें हैं। अब इसमें कृषि भी है। कृषि क्या करते हैं ये, कृषि कौन सी करते हैं ये, झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या होती है, कमेंट में बताना मुझे, और अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं समझाऊंगा विस्तार से। एक पूरा टॉपिक है झूम कृषि के बारे। और कृषि की जहां बात आती है, मैं फिर कहता हूं ये टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर का है, पर इसमें एक एस्पेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, कृषि। अब कोई ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे, अब इसको जोड़कर कृषि का सेगमेंट छोड़कर और सोचो यहां पर डाल दें अगर, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर। यूपीएससी यूपीएससी है, कहीं से भी कोई चीज डाल देगी, आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये झूम खेती को अपनाते हैं, साथ में बागवानी करते हैं। इनके यहाँ जाओगे बहुत सारे फल फ्रूट मिलेंगे आपको, जिससे ये अपना भरण पोषण भी करते हैं। बागवानी करने का मतलब क्या है, बागवानी करने का सीधा मतलब है कि साहब यहाँ पे बागवानी अगर खेती कर रहे हैं वो बागवानी, तो इसका सीधा मतलब है कि फल हम खाएंगे, फल ही हम बेचेंगे और फल ही से अपना जीवन निर्धारण करेंगे। बात ठीक है। तो कृषि करने के दो माध्यम है, कौन कौन से, एक तो बागवानी है और दूसरा कौन सा है इनके पास, झूम खेती। बात ठीक है। भाषा कौन कौन सी है इस जनजाति की, इनकी मातृभाषा कुई और कुबी है। वहां जो लोकल लैंग्वेज है इनकी वो कौन सी है, कुई और कुबी। अब आप ये देखिए, संस्कृति की मान्यताओं के हिसाब से ये प्रकृति के उपासक हैं, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, और ये नियमगिरी पर्वत को पवित्र मानते हैं। मतलब उस पर्वत पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, ये होती इन लोगों की मान्यताएं। और इससे क्या फायदा है मानवता को, वो पर्वत बचा रहेगा तो वहां की जो इकोसिस्टम है वो बचा रहेगा, और वो जो इकोसिस्टम बचा रहेगा उससे पूरे की पूरी मानवता का कल्याण होता है। आप दिल्ली में बैठे हो दोस्त, लेकिन दिल्ली में बैठकर आप सांस कहां से ले रहे हो इसका पता आपको नहीं है। ये लोग हैं, इन्हें, है ना, तो इन लोगों को थोड़ा सा नियाम राजा पर्वत देवता को
आस्था से देखते हैं ये लोग। नियाम राजा यानी इनके जो देवता का नाम है वो क्या नाम है? नियाम राजा। ये तो हो गए उसके मतलब आपके वन लाइनर और उसके क्वेश्चन हो गए। बाकी बेसिक जो मोटा-मोटा मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जनजातियां हैं ये हमारी प्रकृति को संरक्षण देने का काम करती हैं। ठीक है? तो डोंगरिया इस वजह से आपके उसमें थी, न्यूज में थी, है ना? पारंपरिक जो नृत्य इनकी जो वो हैं कलाएं हैं, सामुदायिक जीवन जीने में ये लोग बहुत ज्यादा मास्टर हासिल हैं इन्हें। गीत और त्योहार इनके होते हैं, इनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है ना? हम लोग भी तो वही थे। क्यों मानते हैं हम कि ऐसे हो गए तो क्या हो गया? अरे नहीं, ऐसे ही थे। बस हम थोड़ा-सा और आगे आ गए हैं, तो हम इन्हें अपने आप से हीन मानने लगे हैं, जबकि ये हमसे बहुत अच्छे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नियमगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, वो काय चीज़ से जुड़ी रही हैं? वो जैव विविधताओं से भरी रही हैं, जो मैं बताता हूँ। मैंने अभी बताया ना आपको क्या इकोसिस्टम चलता है। ये पहाड़ियों को अपना देवता मानते हैं, है ना? तो पहाड़ियों से आप बोल नहीं सकते हो तो इसका मतलब क्या है? पहाड़ों का संरक्षण हो रहा है। झरनों को अपना ये वो मान लेते हैं। झरनिया खुद को कहते हैं तो झरनों का संरक्षण करते हैं। तो झरने हो गए पानी का स्रोत और जब ये पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है तो उससे क्या होता है? जैव विविधताएं यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ कोई इंटरफेरेंस ये पसंद नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें इसलिए भी न्यूज में हैं। चौथी चीज आप देखिए यहां पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2026 है ना? इसमें बहुत सारे वो होंगे। भारत इसमें कौन से रैंक पे है? 70वें रैंक पे है ना? और हमने स्कोर कितना किया? 54.9। ये हमारे उसका नहीं है, वनडे के लिए है कि कितना स्कोर किया है वो ठीक है। ETI में हमारा स्कोर क्या था? तो 54.9 है ना? और हम कौन से स्थान पर हैं? 70वें स्थान पे है, वो ठीक है। एक ये चीज हो गई। सूचकांक के बारे में ये जरूरी है जानना क्योंकि ये क्यों है? भारत रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम बोल रहे थे ना, सोलर एनर्जी में हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा होता है ETI। इसमें है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलते हैं इसको, है ना? ETI ऊर्जा प्रणालियों के संतुलन और समावेशी संक्रमण की तैयारी और वर्तमान प्रदर्शन को मापता है। किस चीज को मापता है? ये ऊर्जा प्रणाली के संतुलित और समावेशी संक्रमण की। अब ये इसकी आवश्यकता इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों हो गया है? ये इसलिए हो गया है क्योंकि दुनिया भर में अभी एनर्जी के क्राइसिस देखे जा रहे हैं। चाहे वो तेल की कीमतें हों, दुनिया भर में कोई भी मूवमेंट होता है तो वो किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है ना। और जब वो इन चीजों से जुड़ा होता है तो इस चीज का प्रभाव हमारे आपकी दैनिक दिनचर्या पे पड़ता है। इसलिए इस चीज की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ETI की। और इसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है कि ये ऊर्जा प्रणाली के संतुलित और समावेशी संक्रमण की क्या करता है? तैयारी और वर्तमान प्रदर्शन को मापता है कि आज हम क्या हैं। अगर कल के दिन मान लो 1 साल के लिए हमें युद्ध में झोंकना पड़ा किसी चीज को, या दुनिया भर में युद्ध चल गए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम किस चीज को किस तरीके से लेंगे, तो किस तरीके से हैंडल होगा वो। इन सब चीजों की तैयारियों को मापता है ये। किस तरीके से हमारा आने वाला कल होगा ऊर्जा संरक्षण के लिए, उस चीज पे भी हम काम करेंगे। और अभी क्या चीज स्थिति चल रही है उस चीज को भी मापता है। बात समझ में आई? इससे क्या होता है? इससे ऊर्जा की उपलब्धता सुलभ हो जाती है, जिससे विश्वसनीयता बनी रहती है। बात समझ रहे हो? उपलब्धता, सुलभता और विश्वसनीयता इसकी जो है कोर पिलर हैं। क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी शॉर्टेज नहीं है, सोचो कि अगर आज भारत आत्मनिर्भर हो जाए ऊर्जा के माध्यम से, हम क्यों दब जाते हैं? आदमी नहीं समझ पाता है कि हमें कितनी चीजों की क्यों वो करना पड़ता है, हमें किन चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। भारत के पास केवल एक चीज की कमी है, कमी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर जो कमी है वो कि हम भाई ऊर्जा के इंपोर्टर हैं। और अब तो हम लोग फिर भी उसमें से कमाल कर ले जाते हैं। हम जितना तेल खरीदते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें बना के हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं यूरोप को।
तो उससे हमारा थोड़ा सा हमारी बैलेंस शीट जो है थोड़ा मेंटेन रहती है। बात समझ रहे हो? पर्यावरणीय स्थिरता क्या है? उत्सर्जन में कमी होती है, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण होता है। अगर ऊर्जा का जो हम जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा? तेल की अगर हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो वो किन चीजों को हार्म करता है? वो पर्यावरण को भी हार्म करता है, वो पॉल्यूशन को भी बढ़ा देता है। बात समझ रहे हो? तो इन सब चीजों को भी इस चीज से वो मिलती है कि भाई हमें कौन सी चीज में क्या चाहिए। जैसे भी हमने एथेनॉल को भी इंक्लूड किया है पेट्रोल के साथ, है ना? तो वो क्यों किया है? क्योंकि वो पर्यावरण के लिए ठीक है। बात समझ रहे हो? आर्थिक विकास में हमारी तेजी आती है, बिल्कुल आती है। अगर 10 रुपया पेट्रोल में अगर हमारे बढ़ जाएं तो हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हिल जाती है। क्यों हिल जाती है? आपका बजट हिल जाता है, बैलेंस शीट तो गवर्नमेंट की हिलती तो हिलती है। अगर सोचो बैरल जो है, पर बैरल अगर किसी भी ऊर्जा का अगर बजट बढ़ जाए तो हमारी बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ता है? 90 का पेट्रोल मिल रहा है, 100 में मिलने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं साहब, क्यों मच जाता है। बात समझ रहे हो? तो इन चीजों को भी काउंटर करता है कि साहब अगर रिन्यूएबल एनर्जी से हम जा रहे हैं इस सूचकांक के माध्यम से, तो हम अपनी तैयारियों का जायजा लेते हैं कि इनमें हम और कितने मतलब कितने सालों में हम कितनी चीजें कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। इन सब चीजों का आकलन भी इस तरीके से होता है। और भविष्य में इसमें क्या होता है? स्वच्छ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो हम बात करते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? नीतियां, निवेश, नवाचार और ढांचा और मानव पूंजी, इन सब चीजों पे विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। बात ठीक है? 2070 तक हमें क्या करना है? नेट जीरो एमिशन। मतलब हमारा जो लक्ष्य है भारत सरकार का, हमारे देश का जो लक्ष्य है 2070 तक हम जीरो एमिशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब हम किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज उत्सर्जित नहीं कर रहे होंगे जिससे वातावरण को, इको सिस्टम को कोई भी नुकसान पहुंचे। ये हमारा लक्ष्य है। अभी हम कितना आगे तक पहुंच पाएंगे वो भविष्य बताएगा, भविष्य की गोद में है। हमें और आपको बहुत सालों तक जीना है, हम लोग देखेंगे, हम अपने जिंदा रहते हुए ये सारी चीजें देख के ही जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि लाना, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इस सूचकांक का बहुत बड़ा रोल है, जो की रोल है। नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किस तरीके से वृद्धि हो सकती है? हम सोलर एनर्जी से कितना लेंगे, विंड एनर्जी से कितना लेंगे, है ना? और कई तरीकों की, अभी जैसे हमारे यहाँ थोरियम बहुत सारा है, उसके हमारे यहाँ R&D हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। तो उस क्षेत्र में ताकि वातावरण को हार्मफुल ना करते हुए इन चीजों पर हमारा फोकस बना रहे, उन चीजों में हम और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी। बात समझ में आई? ये चीजें हो गई। ग्रिड प्रणाली को आधुनिक, लचीला और स्मार्ट बनाना। जैसे पहले खुले तार होते थे गांव में, ग्रिड प्रणाली में लाइट के तार कैसे बनते थे? खुले बनते थे ना। तो उनमें क्या होती थी? ऊर्जा का बहुत सारा ह्रास होता था। यहां से मान लो हमने 1000 वोल्ट की ऊर्जा दी और वो दिल्ली से आगरा जाते जाते 1000 वोल्ट, वो 800 वोल्ट बचा। 200 वोल्ट साहब क्या हुआ? बोले वातावरण में वो खत्म हो गया, उसमें कोई उसका मतलब हमें आउटपुट निकल के नहीं आया। फिर क्या हुआ? उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक का लेप लगा दिया, प्लास्टिक की एक परत चढ़ा दी। उससे क्या हुआ? ऊर्जा का ह्रास जो है वो कम होने लगा। कम ऊर्जा हमें मतलब क्षय होती थी, और जितनी हम भेज रहे हैं उसमें एक इसमें कॉन्सेप्ट आता था, जो साइंस वाले विद्यार्थी, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का वो इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं उसका, कि अगर कोई एनर्जी हमने यहां से मान लो 4 वोल्ट की दी, तो वो जो रिसीवर है वहां तक भी 4 ही वोल्ट की, मतलब 0.6 के माध्यम से वो वहां तक पहुंच जाए। सोचो जिस दिन ये आदर्श स्थिति दुनिया में पैदा हो गई, उस दिन हमें ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। क्यों? अब एक बार हमने 40 वोल्ट घुमा दी, अब वही 40 वोल्ट दिल्ली में भी चल रही है, वही आगरा भी पहुंच गई, तो कोई भी हरेसमेंट उसका नहीं हो रहा। किसका? एनर्जी का।
तो जितनी हमने यहाँ से दी उतनी की उतनी वो एंड ऑफ द जो हमारा वो है लाभार्थी है उस तक पहुंच गई। तो बात समझ में आई। ग्रिड प्रणाली को और बेहतर बनाना, ग्रिड प्रणाली बेहतर बनने से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास कम होता है, और ऊर्जा ह्रास जब कम होता है तो फिर वो जो आपका ऊर्जा की बचत उतनी ज्यादा होने लगती है। बात समझ रहे हो। इससे भी हम एक वातावरण को अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि साहब इससे इन चीजों में भी हम काम कर रहे हैं। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, स्वच्छ ईंधन और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन हैं कि हमारा विकास तो हो रहा है, किस कीमत पे हो रहा है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। बजट में बहुत बड़ा बजट एलोकेट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कई स्कीमें चल रही हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात ठीक है। भारत एक न्याय संगत, किफायती और समावेशी ऊर्जा संक्रमण की दिशा में प्रतिबद्ध है, जो ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करेगा। इस पूरे पूरे इवेंट का लब्बुल लुआब क्या था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, है ना, किफायती और समावेशी ऊर्जा संक्रमण की दिशा में प्रतिबद्ध रहेंगे। तीसरी चीजें क्या रहीं कि हम जलवायु लक्ष्यों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट होने वाला है, जलवायु परिवर्तन आने वाले कल की सच्चाई है, तो उसको हम किस तरीके से अपने थोड़े थोड़े दिनचर्या में सुधार करके अपने जितने भी पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके उन चीजों को भी हासिल किया जा सके, उस चीज के बारे में इस पूरे के पूरे सूचकांक में बात होती है। बात ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। आगे चलते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक है स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम। कृषि से जुड़ा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इन चीजों को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या है स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम? खाद्यान्न भंडार को सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है ना। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जब हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब है, इंडिकेशन ऐसे कुछ आ रहे हैं, आने वाले कल में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा होने लग रही हैं। तो उनके लिए ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किन चीजों के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों इतनी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आप भी कल के दिन पॉलिसी मेकर होंगे, तो आप आने वाले कल की चिंता करोगे, उसके लिए आने वाले कल की पॉलिसी भी तैयार करोगे। तो गवर्नमेंट को यह पता है कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा, उसके लिए हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो उसमें स्मार्ट वेयर हाउसिंग का सिस्टम, इसको लाया जा रहा है। इसकी की बातें समझ लेते हैं। इसका सबसे पहले कहां पे उसका वो किया गया, शिलान्यास कहां पे कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हो रही है स्मार्ट वेयर हाउसिंग की? दिल्ली से हो रही है सबसे पहले, तो यही चीज है ना। और इसमें क्या है, इसमें फास्ट ट्रैक वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कोई कोल्ड स्टोरेज में कोई सामान जा रहा है, फास्ट ट्रैक का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि पहले से होता आ रहा है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, है ना। क्योंकि इसमें क्या आता है, फास्ट ट्रैक क्या कॉन्सेप्ट है इसका, पता है आप लोगों को? इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे वो हैं, जो भी हमारे का नाम से जो ट्रक हैं, जो लॉजिस्टिक के जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनको ज़्यादा समय वहाँ पे ना फेस करना पड़े, जो हमारे टोल वगैरह हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की गई है, ताकि कार्डलेस, कैशलेस सारी चीज़ें अपने होके, और वो जैसे ही निकले वो अपना स्कैन करके और वो निकल जाएं। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, है ना। ANPR आधारित गेट ऑटोमेशन है। इससे क्या होगा, तो एक नंबर प्लेट होती है इसमें, कि वाहनों के नंबर प्लेट से पता लग जाए कि भाई इसको एंट्री देनी है या नहीं देनी है। उससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि समय इसमें भी बच जाएगा, ताकि कोई चीज सड़ने से बचे। हम जितना भी कर रहे हैं, हम समय डिडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब एंड तक जो पहुंच रहा है वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंच सके, है ना। जियो टैग स्मार्ट लॉक्स भी लगा रहे हैं। इसका क्या होता है स्मार्ट वेयर हाउसिंग में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, गोदामों और भंडारों की कक्षों की जो है ना लोकेशन ट्रैक होती रहती है।
इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, जियो टैग्स जो स्मार्ट लॉक्स होते हैं, इससे क्या होता है कि जो ट्रैक होते रहते हैं उनके उनकी कैपेसिटी क्या है, कितना और स्टोरेज हो सकता है, कोई उसमें और छेड़खानी तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें यहाँ से कोई छेड़खानी से रोकने के लिए कि कोई भाई जैसे हमने कोई सामान रख दिया, अब सामान रख दिया तो उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही, कुछ मिलावटी तो चीज़ें नहीं हो रही, जो कि यार बहुत चल रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। एआई आधारित बोरी गणना, अब एआई का तो बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है इसमें, केवल बोरी गणना में ही क्यों कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। एआई से भैया हम वहाँ का टेम्परेचर में मशीनें हैं, वो सारी कैलकुलेट करके बता सकती हैं। मान लो कोई टेम्परेचर में दिक्कत आ रही है, कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, उसको हल-कैल वो करके मशीनों में हम एआई का उपयोग तो हर जगह कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं कि कोई आदमी जा रहा है, उसको फेस देख के ही वो गेट खुल जाएँ या बंद हो जाएँ, समझ रहे हो? जिससे अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश उस पूरे के पूरे एरिया में वर्जित हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। बात समझ रहे हो? इन सब चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है पूरी चीज़ का? इन सब चीज़ों को करने का उद्देश्य केवल एक ही है कि खाद्यान्नों की चोरी को रोकना है, उनमें मिलावटखोरी ना हो, इन चीज़ों को सुनिश्चित करना है ना? भंडारण में होने वाली बर्बादी को कम करना है। आपने कई बार सुना होगा कि साहब इंडिया जो है, भारत अपने भंडारण में कोई अनाज रखता है, सड़ जाता है रखा-रखा। तो इन चीज़ों का समय-समय पर वो हो जाए, ताकि लोगों को फीडबैक मिलता रहे, हमें उसका एक डाटा प्रोवाइड होता रहे, जिससे कि हम उसको और अच्छे व्यवस्थित तरीके से कैसे उसका यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, उस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके। बात समझ में आई? भंडारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना होता है। मानव हस्तक्षेप कम करना और प्रबंधन को आधुनिक बनाना, इन सारी चीज़ों का इसमें स्मार्ट वेयरहाउसिंग में मानव हस्ताक्षर मतलब ज़्यादा कम करना। उससे क्या होगा, जैसे पहले था, पहले कोई चीज़ हो रही थी दिमाग में, बैंकिंग से होता था तो लोग बहुत परेशान होते थे। अब पता चला कोई बाबू-वाबू है अपने उससे क्या नाम से ऑफ़िस में सुन ही नहीं रहा, कोई फ़ाइल पड़ी है तो पड़ी है। जब से गवर्नमेंट ने ये कार्डलेस चीज़ें करी हैं, डीबीटी के माध्यम से भुगतान करना चालू किया है, उससे क्या हो रहा है, सीधे किसानों के खाते में पैसे चले जाते हैं। एक क्लिक वहाँ से घला, सचिवालय से या कहीं जो डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट से घला, उस राज्य के या केंद्र सरकार दे दो केंद्र सरकार के, और एक क्लिक में पूरे के पूरे जो खाते धारक हैं, जो उसके लाभार्थी हैं, उनके खातों में एक साथ पैसा पहुँच जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ है कि मानव हस्तक्षेप को कम करना है, क्योंकि मानव हस्तक्षेप जहाँ होगा, वहाँ आलस्य बढ़ जाएगा। आलस्य बढ़ जाएगा तो वो जो हम जिस चीज़ को लेना चाह रहे हैं प्रोडक्टिविटी को, जो एंड ऑफ द डे जो हम चीज़ों को करने अचीव करना चाह रहे हैं अपनी चीज़ों में, वो हमें अचीव नहीं हो पाती हैं। मशीनें क्या करती हैं? भेदभाव नहीं करती हैं। तो उसमें ये चीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से लगाएँगे स्मार्ट वेयरहाउसिंग में कि मानव हस्तक्षेप कम से कम हो। बात समझ में आई? है ना? ओके। तीसरी चीज़ है कि रियल टाइम निगरानी और बेहतर निर्णय की सहायता, क्योंकि हमें जब एग्ज़ैक्ट टाइम का डाटा मिलता रहेगा, तो हम एग्ज़ैक्ट टाइम के लिए उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते रहेंगे, उसके हिसाब से उसके ऊपर हम कोई भी कंट्रोल ले सकते हैं। अब पता चला हमारे पास अनाज सड़ गया जुलाई में और हमें खबर लगी सितंबर में, अब हम उसका क्या करें? अब मान लो कि अगर हमें अभी पता होता कि नीचे से अनाज या टमाटर जो है ना सड़ने लगे हैं, तो ऊपर के टमाटर हम बचा सकते हैं। है ना? तो अगर हमारे एग्ज़ैक्ट टाइम का हमारे पास डाटा है, तो हम एग्ज़ैक्ट टाइम पे उसको प्रिज़र्व करने के लिए बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब आगे चलो, इसकी प्रमुख लाभ क्या होंगे? सुरक्षित भंडारण और खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चित करना। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इन सब चीज़ों का लाभ यही होगा कि भाई खाद्य सुरक्षा हमारी जो है, वो फूड सिक्योरिटी मेंटेन बनी रहेगी, है ना? भंडारण में दिक्कत नहीं होगी, भंडारण अगर हो रहा है तो उसमें पता लगता रहेगा रियल टाइम में, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही जो सड़ रही हों, या कोई ऐसी चीज़ें जो लीकेज हो रही हो, समझ रहे हो? इन सब चीज़ों में हमारी पकड़ बनी रहेगी, इससे खाद्य सुरक्षा का संकट जो है हमारा टलता रहेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो जाएगी। एक तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम आ जाएगा। जब आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी लगी है, अंदर काँच लगे हैं, कैमरे लगे हैं, है ना? सेंसर लगे हैं, एआई का उपयोग हम कर रहे हैं, तो वक़्त-वक़्त पे उसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी से हमें एक क्लियर पिक्चर एकदम होती रहेगी, फ़्लो होती रहेगी कि साहब अब क्या हो रहा है हमारे वेयरहाउस में, क्या होने वाला है। बात समझ रहे हो? उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल सकते हैं और उसके लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं।
समय में भी बचत होती है। अब पता चला कि हम यहाँ से आलू ले गए, किसान से उठाया उसने और वो वेयर हाउस में ले गया। 10 दिन बाद उसके वेयर हाउस में आलू रखने की प्रवृत्ति आई। 10 दिन में उसके आधे ज्यादा सड़ जाएंगे धूप में रखे रखे। अगर वो आलू हम खेत से निकाल के ले गए, कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से हम कोई भी सामान ले जाते हैं, अगर उसमें सोचो दूध है, अपना अमूल का दूध आता है, मदर डेयरी का दूध आता है, दूध को अगर हम कंटेनर में ना डालें, जो कनम से कंटेनर आता है आइस वाला, अगर उसमें हम नहीं डालते हैं और वो दूध अगर 2 घंटे भी धूप में रख दो आप, तो वो फट जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा दूध। आप समझ रहे हो? तो इन चीजों की, ये स्मार्ट वेयर हाउसिंग की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, या ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमारे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट का ना बर्बादी बहुत कम होती है ना? समय भी बचता है, सटीक डेटा और बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन मिलता है, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है इससे, है ना? कई स्कीमें भारत सरकार इसमें चलाती है, कई बार सब्सिडियां भी देती हैं कि भाई वेयर हाउस खोल लो, हम तुम्हें इतने इतने लाख रुपए दे देंगे, आपको इतने इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, उस जहाँ पे वेयर हाउस बनेगा उसके आसपास के किसानों को क्या लाभ हो जाएगा, उनके जो सामान है, उनके जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं खेत से, कृषि प्रधान देश है ना हमारा, तो वहां से जो सामान निकल रहे हैं उन सामानों को हम बेहतर तरीके से सिस्टमेटिक वे में प्रिजर्व कर सकते हैं और उन चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं, जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बनी रहती है। बात समझ रहे हो, है ना? ये सारी चीजें थी। अब ये पहल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत में हर साल जो है ना लाखों टन जो अनाज है, खाद्यान्न है, वो सब बर्बाद हो जाता है, उसका कोई मतलब वो नहीं है। इसमें करप्शन भी बहुत होता है। करप्शन किस तरीके से होता है? पता चला हमने अच्छा अनाज भी क्या कर दिया, वहां से उठाया और बेच दिया, किसी भी अधिकारी की मिली भगत से ये सब चीजें हो जाती, संभव है। आप भी उस सिस्टम में जाने वाले हो, तो मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूं। कोई अधिकारी है मान लो, उसने ये समझ लिया कि साहब अब हमें तो ना इसमें करप्शन करना है, उसके दिमाग में चल रहा है। उसने क्या किया कि वो पूरा का पूरा वेयर हाउस में से अनाज उठाया और वो बेच दिया, और कोई खराब सा अनाज खरीदा और वो उसमें जाके डाल दिया। अब वो मान लो कि अनाज आया 4 रुपए केजी के हिसाब से, 400 रुपए क्विंटल के हिसाब से, और ये जो बेचा गया वो 40 रुपए किलो, यानी 4,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा और होता आता, ये बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी, ये बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जिनमें ये पता लगा कि हाँ यहाँ से करप्शन, और बहुत बड़ा करप्शन होता था। तो उस चीज को भी गवर्नमेंट सोच रही थी कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। तो हमने आपसे बताया ना कि हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, तो इन चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी थी, जबकि पहले नहीं थी, क्योंकि सारा काम आदमियों के माध्यम से होता है, और आदमियों में एक प्रवृत्ति ये भी पाई जाती है कि साहब करप्शन उन्हीं में तो पाया जाता है, मशीनों में थोड़ी होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें हमने डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, इन सारे विजनों को यहाँ पे पूरा लिया है ना, ताकि ये नए भारत की पिक्चर को भी दर्शा सकें। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण थी, और इन चीजों के उदाहरण जैसे भारतीय खाद्यान्न एफसीआई के गोदाम हो गए, राज्य वेयर हाउस हो गए, निजी वेयर हाउस हो गए, मंडी समितियों और कृषि भंडारण केंद्र हो गए, ये सारे के सारे जो हैं इनके उपयोगी क्षेत्र होने वाले हैं। इन सब में सारी चीजों को लगा सकते हैं। हमारे पास जो भी भंडारण के जो जो टूल हैं, जो हमारे पास क्षेत्र हैं, उन सब में इन सारी चीजों को, स्मार्ट वेयर हाउसिंग का हम कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, और ये भारतीय कृषि के लिए एक गेम चेंजर होगा। जब हम कहते हैं गेम चेंजर होगा, तो वही तो इशू है कि ये भारत की कृषि को किस तरीके से बदल देगा। अब कल के दिन अगर कृषि में इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनते हैं, तो उन चीजों को आप टैगल करेंगे। और मैं आपसे बार बार कहता जा रहा हूं कि आप लोग, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें से आपको ये देखना है कि हम कौन सी चीज कहां फिट कर सकते हैं। अगर ये फ्रेमिंग करना आपको आ गई, तो आप यूपीएससी के लिए सबसे अच्छे आदमी हैं, आप उसके दामाद बन के रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, बाकी मिलते हैं कल। आपको क्या समझ में आया, फीडबैक में मुझे जरूर बताना, ठीक है? थैंक यू।